जफर भाई, आप कह रहे हैं कि जो भी ईमानदार होगा, पाक दामन होगा, वो कांग्रेस छोड़ के किसी भी जमात में नहीं जाएगा। लेकिन अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि जफर शेख महराज मलिक की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए, जिस तरह से उसको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपका पुराना साथी रहा है, जिस तरह से आप वीडियोस डाल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में होगा, क्योंकि आप पहले भी आम आदमी पार्टी में महराज साथ मलिक में आम रहे। आदमी पार्टी में तो है, या मेरे लिए कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी में होगा, आप भी उनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं आप एक बात बता रहा हूँ। महराज मलिक को मैं 10 साल से जानता हूँ। वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन लड़ा, तब भी वो मेरा दोस्त था। जब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा, मैं उससे मना कर रहा था कि मत लड़ो। उस वक्त मैंने इसलिए उसको सपोर्ट नहीं की, मैंने सोचा कि नहीं, महराज मलिक नौजवान है, लेकिन ये फैसला गलत है कि इस वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जितने वोट महराज मलिक लेगा और उतने से ही कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, तो वो उसके करियर पे भी दाग आ जाता, लोग उसको बोलते कि आपने गलत किया। तो उसने उस फैसले को शायद वक्ती हिसाब से फिर सही साबित कर दिया। महराज मलिक की पॉपुलैरिटी के साथ हमने नहीं आगे बढ़ना है, उसके साथ एज अ यंग लीडर है, एक स्ट्रगल करके वो भी आया है। और बात जो इस वक्त असेंबली में करनी चाहिए, वो नौजवान वो बात कर रहा है, वो डेली वेजर की बात कर रहा है, वो वोकेशनल ट्रेनर की बात कर रहा है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा कि मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं असेंबली में ये इश्यूज उठा रहा हूं। आज अगर मैं असेंबली से बाहर हूं, महराज मलिक उन इश्यूज को उठा रहा है जो मेरे दिल की तमन्ना थी, तो मैं उस चीज पर उसको शाबाशी देता हूं। इसमें बुरा क्या है? पार्टियां अलग होती हैं, पार्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा जो काम कर रहा है हम उसकी तारीफ ना करें, हम उसके साथ खड़े ना हो। वो तो बीजेपी में भी हो सकता है जो कोई अच्छा काम करे। दिखाइए मुझे कहां पर है, दिखाइए मुझे कहां पर है। वो तो मोदी जी के नाम पर वोट लेकर आते हैं और फिर चूना लगाते हैं जम्मू की आवाम को बर्बाद करते हैं। तो केजरीवाल के नाम पे वोट लिया नहीं, उसने अपने दम पर लिया वोट, कोई केजरीवाल के नाम पर नहीं। वो तो जीत कर आ गए, फिर दिल्ली दिखा के तो वोट लिया। तो सारे उसके हो जाते हैं ना। दिल्ली दिखा के तो उसने वोट लिया है। नहीं, अगर वैसे देखो हकीकत यह है कि महराज मलिक ने अपना बेस वोट बनाया था और उसने अपना स्ट्रगल किया। उसका कहीं से भी दूर दूर तक आम आदमी पार्टी से वोट नहीं मिला। ये बिल्कुल, अगर कोई बोलेगा कि उसने आम आदमी पार्टी से जीता, नहीं, बिल्कुल भी मैं इस बात को नहीं मानता हूं। उसने स्ट्रगल किया, एक केमिस्ट्री उसके फेवर में बन गई वहां पर, और लोगों ने एक वाइज डिसीजन लिया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को यहां से थोड़ा दूर करेंगे और उसके लिए एक ही ऑप्शन है महराज मलिक, और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। वरना आज सारे के सारे गूंगे पड़े रहते वहां पर। क्या ही करते गजय सिंह साहब? कुछ कर पाते, कुछ बोल पाते? वो तो आज भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप बोलने वालों को असेंबली में भी, कांग्रेस आइडियोलॉजी है, ये भाषा बोल रहे हो, आप भी वही भाषा बोल रहे हो, फ्रीडम भी वही भाषा बोल रहे हो जो बीजेपी बोलती है। नहीं, मैंने कौन सी वाली बात? कांग्रेस के बिना भारत देश नहीं चलेगा। मैंने कहा कांग्रेस आइडियोलॉजी है, हिंदू और मुसलमानों को जोड़े रखने की। तो बुरा है क्या? हकीकत तो है, पार्टी है, आइडियोलॉजी। आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, ये कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी को वोट करें, बीजेपी में जाएं। फाइटिंग पार्टी रही है ये। उस वक्त आप देख लीजिए जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, आप सारे देख लीजिए ना, उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के लिए। और आज का जो ये जो है ना, यहाँ बातें ज्यादा हो रही हैं। आप मनमोहन सिंह साहब की सरकार भी देख लीजिए, मोदी जी की भी देख लीजिए। पैरामीटर्स लेकर आइए ना। ये हिंदुत्व पॉलिसी पर लड़ाना दो बंदों को ये आसान है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता जफरुल्लाह शेख साहब। शेख साहब, स्वागत। अभी आपके एमपी साहब आए हुए थे यहाँ पे, राज्यसभा मेंबर आए थे, नासिर साहब। किन सब चीजों पे जो है यहाँ पे चर्चा हुई, और खासकर हमने देखा कि जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनके साथ भी उनका जो बातचीत हुई, उनसे भी उन्होंने पूछा क्या कुछ कारण रहे, क्या मकसद था उनके यहाँ पे दौरा करने का? देखिए, डॉक्टर नासिर साहब अभी रिसेंटली एक नए इंचार्ज इलेक्ट हुए, और उनको राहुल गांधी जी ने स्पेशली यहाँ की तरफ भेजा। वो संगठन के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही वो जुड़े हैं कांग्रेस के साथ। तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स को लेकर। तो जम्मू कश्मीर में हमने कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, और जम्मू कश्मीर से ही कांग्रेस को आगे कैसे ले जाना है, और उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, और उसी पर सब चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमें एनकरेज किया। और ख़ास करके हम जो कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, हमें हमारी हौसला अफजाई भी की, और कुछ डायरेक्शंस भी आई कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, अवाम के बीच में रहना है, और मुद्दों पर राजनीति करनी है, नफरतों की तरफ नहीं जाना है, और
नफरतों से लोगों को दूर ले जाकर मोहब्बत की तरफ ले जाना है। ये मैसेज राहुल गांधी जी का वो लेकर आए हमारे पास। तो बाकी अलग अलग जो डेपुटेशंस थी ऑल ओवर जम्मू सूबे की, वो सब मिले और बहुत ही इत्मीनान के साथ हमारी मुलाकातें हुई। तो ओवरऑल यही है कि कांग्रेस जो मुल्क की एक ज़रूरत है इस वक्त, और ख़ास करके अगर बात करें माइनॉरिटीज़ की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसीज़ की, इस वक्त अगर कोई जमात है जो इन अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कांग्रेस ही कर पा रही है। और उसी सिलसिले में सारी चर्चाएं हुई और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटफुल मीटिंग्स रही। ये जो हारे हुए नेताओं से मिले नासिर साहब, क्या कारण बताए गए, क्यों हारे ये सारे कैंडिडेट्स? बहुत सारे वजूहात हारने के भी होते हैं और जीतने के भी होते हैं। तो कभी कभार आपकी केमिस्ट्री कम पड़ जाती है, हार जाते हैं। मैं भी एक हारा हुआ कैंडिडेट हूँ, बहुत कम मार्जिन से, जम्मू सूबे में सबसे कम मार्जिन से मैं ही हारा हूँ कांग्रेस में। और हमने ये भी कहा कि हमारा जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा हमारा, क्योंकि हमने हमारा वोट शिफ्ट किया जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, लेकिन जहां जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाया। उन्होंने हमारी मजबूती, हमारी कमजोरी का किसी जगह फायदा उठाया, लेकिन जहां हमारी मजबूती थी वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे, और जिसकी वजह से या तो कोई और निकल कर जीत कर आया, तो या तो उनका कैंडिडेट जीत कर आया। तो ये सारी चर्चाएं हुई और ये उन्होंने कहा भी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इस वक्त जो भी अलायंस करते हैं इसका एक बड़ा कॉज है, इसका एक बड़ा मकसद है। तो इसलिए हम फिर कभी कभार कुर्बानी देते हैं, और कांग्रेस कुर्बानी ना देगी तो फिर कौन देगा। तो कांग्रेस ने कुर्बानी भी पेश की। यकीनन करीब 16-17 सीट्स ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें यकीनन अगर हमारा भी कैंडिडेट होता तो या तो हम जीतते या तो पीडीपी जीतती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीतती। लेकिन हमने कुर्बानी दी, हमने कहा नहीं, इस वक्त हमें सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स नहीं देखना है, हमने इस रियासत की बका, फलाह, बहबूदी, उसको भी मद्देनजर रखना है। तो ये हकीकत है कि कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इसका फायदा उठाया अलायंस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई और कन्याकुमारी से कश्मीर जब राहुल गांधी जी पहुंचे, तो कश्मीर के लोग उन्हें बहुत ज्यादा चाहने लगे। और कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग आर्टिकल 370 के टूटने के बाद जिस तरह से इनको दबाने की कोशिश की गई, राहुल जी के यहाँ आने से एक ऊर्जा मिली लोगों को, और एक मोहब्बत बढ़ गई राहुल जी के लिए कि उन्होंने हमारी आवाज बनने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने रेजिडेंस पे बुलाकर जब वो बैठे, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ खड़ी है, और कांग्रेस ही एक वो जमात है जो इस वक्त वाकई में मदे मुकाबल बीजेपी की खड़ी है। तो इसका भरपूर जो फायदा मिला, सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट उनको मिला, बीजेपी एंटी बीजेपी का सर्टिफिकेट उनको मिला, तो कश्मीर के लोगों ने फिर पेटियां भर भर के वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये फायदा बड़ा उठाया उन्होंने कांग्रेस से। लेकिन फिर जब वो मकसद से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था, क्या वो मकसद अभी जीत करके दिख रहा है कि वो पूरा हो रहा है? एक मकसद तो ये था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखना, ये सबसे बड़ा मकसद था। उसके बाद जो काम है उस पर तो हम खैर, मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोलता हूं, और ये मुझे फ्रीडम है अपनी जमात में। ये इस लेवल तक फ्रीडम है कि भाई हमने इनसे काम भी तो कराना है। लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने वोट दिया, अब हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस का स्टैंड है कि जब तक कंप्लीट स्टेटहुड भी वापस नहीं आती, हम तो वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री। हमने मिनिस्ट्री भी ठुकरा दी अभी तक, और आप देख रहे हैं हम मिनिस्ट्री ले सकते थे, लेकिन आपने देखा मेयर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जब तक मैं कंप्लीट स्टेटहुड आए तब तक हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। और समर्थन भी इसलिए क्योंकि हम बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने की कोशिश करें।
यही वजह थी, अलायंस भी किया, यही वजह है कि आज भी हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं करेगी और हम चुप बैठेंगे, हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। हमने तो जनता के मुद्दों को लाना है सामने, और कांग्रेस बनी इसी के लिए। कांग्रेस अगर जनता के मुद्दे सामने नहीं रखेगी तो कौन? तो राहुल जी जिस तरह से पूरे देश भर के जो मुद्दे, अपोजिशन का रोल जिस तरह से वो निभा रहे हैं और पार्लियामेंट में तमाम तरह के इश्यूज वो सरकार के सामने खड़ा करते हैं, उसी तरह हम एज कांग्रेसी और राहुल जी के सिपाही हम भी यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान के इश्यूज हैं, जो डेली वेजर्स के इश्यूज हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एसपीओज को बेचारों को डबल ड्यूटी ली जाती है, और लेकिन तनख्वाहें कितनी कम है उनकी, दिन रात वो कभी एक जगह भेजे जाते हैं, कभी दूसरी जगह भेजे जाते हैं, लेकिन सैलरीज उनकी देखिए आप, डेली वेजर्स का भी यही हाल है, अपने परिवार को भी नहीं वो पाल पाते। तो ओवरऑल ये सारे मुद्दे भी हमारे हैं, तो और हमें तो इसके लिए डायरेक्शन है कि बाकायदा हमने इन लोगों के साथ खड़ा होना है। आने वाले वक्त में भी हमने वोट इन्हीं से मांगना है, आने वाले वक्त में भी हमने इन्हीं लोगों के बीच में जाना है। जब कांग्रेस चुप रहेगी तो फिर बात कौन करेगा इन लोगों की? रही बात बीजेपी की, तो वो तो आज कभी डेली वेजर की बात उठा रहे हैं असेंबली में, कभी किसी और की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बाग में बाहर थी बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। बीजेपी 10 साल कंप्लीटली सरकार में रही, और उसके बाद तो खैर पीडीपी और बीजेपी का कोलेशन था, हो सकता है कोलेशन में वो एक्सक्यूज भी देते कि महबूबा जी ने कुछ नहीं माना, लेकिन 2018 से लेके 2024 तक वो बिल्कुल एक तरफा उनके पास पावर थी, और सेंटर से लेके स्टेट तक बाकायदा पूरा दबदबा था। जब रेत माफिया, जब बजरी और रेत यहां से लेकर चुराकर वो करोड़ों अरबों कमा सकते थे, जब शराब की दुकानें यहां ला सकते थे, तो क्या वो बेरोजगार नौजवान की बात नहीं कर सकते थे? क्या वो जो सब इंस्पेक्टरी का स्कैम है उसको एक्सपोज करके उस कंपनी को यहां से हटा नहीं सकते थे? क्या वो डेली वेजर को पक्का नहीं कर सकते थे? एक्स्ट्रा ग्रांट्स लेकर दिल्ली से वो डेली वेजर्स का भला कर सकते थे, लेकिन अपने वक्त में इन्होंने नहीं किया। क्यों? बस वही उस वक्त मजे करते रहे, अपने वही अपनी प्रॉपर्टीज बनाते रहे, ट्रांसफरों के चक्कर में पैसा कमाते रहे। सब इंस्पेक्टर जैसी वो जो सीट है 30-30, 35-35 लाख में बेचते रहे। तो ये सारे जो मुद्दे उस वक्त इन्होंने नजरअंदाज किए। आज उनके पास जाहिर सी बात है, अब उनको सरकार नहीं मिली यहाँ पर, अब उनको पॉपुलर गवर्नमेंट हाथ में नहीं आई, उनको लखनपुर पार लोगों ने कर दिया, तो उसकी अब वो भूख है। भाई चीफ मिनिस्टर मैं क्यों नहीं बना, शर्मा साहब कह रहे मैं क्यों नहीं बना, कोई और साहब हो रहे मैं क्यों नहीं बना। ये उस चक्कर में आप पागल हो चुके हैं। ये पागल होकर तो इंसान कभी कभार वो ना अच्छी बात भी कर लेता है। करप्शन तो सारी अगर बीजेपी ने की है तो केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे क्यों चल रहा है? तो खुद देख लीजिए, 12 साल के बाद अगर आप किसी चीज को उजागर करने की कोशिश करें, चार्जशीट में उनका नाम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मंशा क्या है, टाइमिंग क्या है? जब राहुल जी ने बोला कि गुजरात से जीत कराएंगे हम, ये गुजरात जो है गांधी का गुजरात है, ये सिर्फ मोदी का गुजरात, तो गांधी के गुजरात में घुसकर वहां अब वो संगठन को मजबूत करें। वो डर, वो खौफ कि कहीं ऐसा इनका किला जो है ध्वस्त ना हो जाए, उस डर से फिर ये इस तरह के हथकंडे, ईडी, एनआईए, बाकी चीजें एजेंसीज का दुरुपयोग करती हैं। और राहुल जी ने तो साफ मैसेज दे दिया कि बाजी पलट जाएगी, ये हुकूमतें किसी की नहीं रहती हैं, ये कुर्सियां किसी की गुलाम नहीं है, ये ऐसे चक्रव्यूह में घूमती रहती हैं, और जब हमारे पास आएगी तो याद रखना दोबारा किसी को इस तरह से ईडी वगैरह तंग नहीं करेगी फिर। तो ये राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स है इस वक्त, जो इस वक्त मुल्क भर में क्या, बल्कि आप अगर इंटरनेशनल सतह पर भी देखोगे, सबको मालूम है कि ही इज सच एन ऑनेस्ट पर्सन, डेडिकेटेड पॉलिटिशियन, 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला शख्स है वो इस तरह के हथकंडा जो बीजेपी अपना रही है, इससे डरने वाले लोग नहीं है। हम बिल्कुल राहुल जी के साथ एज ए सिपाही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी, इसके ऊपर इससे पहले भी कितने अटैक्स किए गए, इससे पहले भी कितने लीडर्स को इन्होंने इस तरह से डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन जो सही योद्धा होगा, जो सही असली हिंदुस्तानी होगा, जो असली कांग्रेसी होगा, जो नस्ली कांग्रेसी होगा, और जिसके दामन पे दाग नहीं होगा, वो राहुल जी को छोड़कर नहीं जाएगा। और वाकई में जो वो आज भी खड़े हैं, और जिन्होंने जाना था चले गए। इधर गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस को छोड़कर चले गए, कहां पहुंच गए खुद आप जानते हैं। यहां जीएम सुरुडी साहब कांग्रेस को छोड़कर चले गए, कहां पहुंच गए।
20,000 से जीतने वाले आज 10 करोड़ भी खर्च करने के बाद आप नहीं जीतते हैं, तो कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस के साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कांग्रेस आइडियोलॉजी को जो नहीं अपनाएगा उसकी समाज में थूथू होगी। इस समाज में हमने प्यार मोहब्बत से रहना है। इस समाज में हमने एक होकर, एक हिंदुस्तानी होकर आगे बढ़ना है। इस समाज में रहकर हमने, इस हिंदुस्तान में रहकर हमने हिंदुस्तान के आईन की बात करनी है। आप किसी पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करेंगे, आप ट्रिपल तलाक लेकर आएंगे, मुसलमानों का भला, आप उसके बाद वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आएंगे, मुसलमानों का भला, लेकिन आपकी ही पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान नेता नहीं आपका। महिलाओं का भला जिसमें आप कहते हैं, एक भी महिला आपकी सांसद नहीं है, राज्यसभा मेंबर नहीं है, एमएलए नहीं है, नॉमिनेशन पे कहीं आपने उसको एडजस्ट नहीं किया है, लेकिन भला आप करना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टीज हमसे छीनकर। और सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार मिली मोदी सरकार को, ये पहले ही राहुल जी इसी आइडियोलॉजी को तो कहते हैं राहुल जी कि भाई हमारी आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा धर्म मुल्क का धर्म, जाति धर्म नहीं है। आपका धर्म इस्लाम है, मेरा धर्म इस्लाम है, किसी का हिंदुज्म हो सकता है, किसी का क्रिश्चियनिज्म, किसी का बौद्धिज्म, लेकिन मुल्क का धर्म जो है हिंदुस्तानी है। मुल्क का आईन जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 11 दिन लगे, उसको इतना आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और फटकार कल वक्फ बोर्ड बिल पर जो मोदी सरकार को पड़ी, आपके सामने वो है। और इसी तरह जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट डटी रही सरकार के खिलाफ, जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसी तरह से हिंदुस्तान की जुडिशरी को हमेशा अकलियत की इंटरेस्ट जो है, माइनॉरिटीज और दलित, ओबीसी, आदिवासी, उसी तरह अगर हमारी जुडिशरी खड़ी रही तो हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है और यह हिंदुस्तान मजबूत होगा। हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा आगे। जफर भाई, आप कह रहे हैं कि जो भी ईमानदार होगा, पाक दामन होगा, वो कांग्रेस छोड़ के किसी भी जमात में नहीं जाएगा, लेकिन अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि जफर शेख महराज मलिक की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए, जिस तरह से उसको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपका पुराना साथी रहा है, जिस तरह से आप वीडियोस डाल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में होगा, क्योंकि आप पहले भी आम आदमी पार्टी में साथ में रहे। पार्टी में तो है, या मेरे लिए कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी में होगा, आप भी उनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं आप एक बात बता रहा हूँ। महराज मलिक को मैं 10 साल से जानता हूँ। वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन लड़ा, तब भी वो मेरा दोस्त था। जब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा, मैं उससे मना कर रहा था कि मत लड़ो। उस वक्त मैंने इसलिए उसको सपोर्ट नहीं की, मैंने सोचा कि नहीं, महराज मलिक नौजवान है, लेकिन ये फैसला गलत है कि इस वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जितने वोट महराज मलिक लेगा और उतने से ही कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, तो वो उसके करियर पे भी दाग आ जाता, लोग उसको बोलते कि आपने गलत किया। तो उसने उस फैसले को शायद वक्ती हिसाब से फिर सही साबित कर दिया। महराज मलिक की पॉपुलैरिटी के साथ हमने नहीं आगे बढ़ना है, उसके साथ एज अ यंग लीडर है, एक स्ट्रगल करके वो भी आया है। और बात जो इस वक्त असेंबली में करनी चाहिए, वो नौजवान वो बात कर रहा है, वो डेली वेजर की बात कर रहा है, वो वोकेशनल ट्रेनर की बात कर रहा है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा कि मैं, जब मुझे मौका मिलेगा, मैं असेंबली में ये इश्यूज उठा रहा हूं। आज अगर मैं असेंबली से बाहर हूं, महराज मलिक उन इश्यूज को उठा रहा है जो मेरे दिल की तमन्ना थी, तो मैं उस चीज पर उसको शाबाशी देता हूं। इसमें बुरा क्या है? पार्टियां अलग होती हैं, पार्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा जो काम कर रहा है हम उसकी तारीफ ना करें, हम उसके साथ खड़े ना हो। वो तो बीजेपी में भी हो सकता है जो कोई अच्छा काम करे। दिखाइए मुझे कहां पर है, दिखाइए मुझे कहां पर है। वो तो मोदी जी के नाम पर वोट लेकर आते हैं और फिर चूना लगाते हैं जम्मू की आवाम को बर्बाद करके। तो केजरीवाल के नाम पे वोट लिया नहीं, उसने अपने दम पर लिया वोट, कोई केजरीवाल के नाम पर नहीं। वो तो जीत कर आ गए, फिर दिल्ली दिखा के तो वोट लिया, तो सारे उसके हो जाते हैं ना। दिल्ली दिखा के तो उसने वोट लिया। नहीं, अगर वैसे देखो हकीकत यह है कि महराज मलिक ने अपना बेस वोट बनाया था और उसने अपना स्ट्रगल किया। उसका कहीं से भी दूर तक आम आदमी पार्टी से वोट नहीं मिला। ये बिल्कुल, अगर कोई बोलेगा कि उसने आम आदमी पार्टी से जीता, नहीं, बिल्कुल भी मैं इस बात को नहीं मानता हूं। उसने स्ट्रगल किया, एक केमिस्ट्री उसके फेवर में बन गई वहां पर, और लोगों ने एक वाइज डिसीजन लिया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को यहाँ से थोड़ा दूर करेंगे और उसके लिए एक ही ऑप्शन है महराज मलिक, और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। वरना आज सारे के सारे गूंगे पड़े रहते वहां पर। क्या ही करते गजे सिंह साहब? कुछ कर पाते, कुछ बोल पाते? वो तो आज भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप बोलने वालों को असेंबली में भेजो, बेदाग लोगों को असेंबली में भेजो। अगर कुछ नहीं, अगर
कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, आप इतनी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आप वहां ज्वाइन करने से जा रहे हैं हिंदू- नहीं, मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त पार्टी है। कांग्रेस हिंदुस्तान की जरूरत है भाई, मेरी और आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है। कांग्रेस आइडियोलॉजी है। आप भी वही भाषा बोल रहे हो, आप भी वही भाषा बोल रहे फ्रीडम हो, फाइटिंग, आप फ्रीडम भी वही भाषा बोल रहे हो जो बीजेपी बोलती है। नहीं, मैंने कौन सी वाली बात बताई? कांग्रेस के बिना भारत देश नहीं चलेगा। मैंने कहा कांग्रेस आइडियोलॉजी है, हिंदू और मुसलमानों को जोड़े रखने की। तो बुरा है क्या? हकीकत तो है, पार्टी है, पार्टी है, आइडियोलॉजी। आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, ये कांग्रेस पार्टी है, वो ये बीजेपी को वोट करें, ये बीजेपी में फ्रीडम जाएं। फाइटिंग पार्टी रही है। ये उस वक्त आप देख लीजिए, जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, आप सारे देख लीजिए ना, उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के लिए। और आज का जो ये जो है ना, यहाँ बातें ज्यादा हो रही हैं। आप मनमोहन सिंह साहब की सरकार भी देख लीजिए, मोदी जी की भी देख लीजिए, पैरामीटर्स लेकर आइए ना। ये हिंदुत्व पॉलिसी पर लड़ाना दो बंदों को ये आसान है, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, ये बहुत बड़ा काम था। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ओपन करना बहुत बड़ा काम था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें मनमोहन सिंह साहब के दौर में हुई। ये बैंक्स तब बंद नहीं हुए, विजय माल्या जैसे लोग यहां नहीं फरार हुए। यहाँ के बैंक्स मजबूत हो गए। यहाँ की इकोनॉमी क्या थी उस वक्त, यहाँ का रेलवे का स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ जॉब्स कितनी दी गई उस वक्त, आप मुझे बताइए। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को रोजगार मिला? सारी बातें आपको समझ में कांग्रेस में आने के बाद ही आई, पहले जब आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था, कंटेस्ट किया था। चीजों को समझने, कोई बात नहीं। अब आप मुझे आम आदमी पार्टी में गए थे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपको बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने अभी भी अपोज नहीं किया, मैंने कुछ बुरा भी नहीं कहा। अगर मैं किसी जमात में हूं, अगर मैं उसके लिए अच्छा नहीं बोलूंगा, तो निकल के मेरे रीजन ये थे कि मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कांग्रेस पार्टी है, तो मैं गया वहां पर। गुनाह क्या है? अगर बीजेपी पार्टी अच्छी लगेगी उसमें चले जाओगे, अगर बीजेपी के लोग दूसरी पार्टी अच्छी लगेगी उसमें चले जाओगे। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान के फसाद को छोड़कर, मस्जिद मंदिर के फसाद को छोड़कर, नफरतों को छोड़कर मोहब्बत वाली चीजें अपनाएंगी तो बुरा क्या है? सियासी जमात तो है, बीजेपी ज्वाइन करोगे? सवाल ही नहीं पैदा। मैं ये कह रहा हूँ, सारी चीजें छोड़ के, नहीं आइडियोलॉजी बीजेपी ये सारी चीजें छोड़ देती, छोड़ेगी। उनका तो बेस ही यही है, नफरत तोड़ना। अगर छोड़ देंगे ज्वाइन कर लोगे? मुल्क देखो, ये आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस इज एन आइडियोलॉजी जो 70 साल नहीं बल्कि 100 साल का पुराना इसका इतिहास है। आजादी से पहले भी जो कांग्रेस के लीडर थे वो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो उस वक्त भी, ये जो गोडसे के पुजारी हैं, ये तो उस वक्त भी गद्दार थे, ये तो मुनाफिक थे उस वक्त भी, ये तो मुखबिरियां करते थे। आप समझ रहे हैं? आप आरएसएस की बात करें, 1925 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, आप देख लीजिए इनका इतिहास पढ़कर। ये तो तिरंगे को भी नहीं अपनाते थे, ये तो सारी चीजों का बाइकआउट किए थे। हम इस आइडियोलॉजी के साथ कभी मैच नहीं का, हमारा है ही नहीं वो सिस्टम बना हुआ। हम सिर्फ एक न्यूट्रल पार्टी थी, बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए मुझे लगा कि देखो, ये वो पार्टी है, अभी इनको फैलने में बहुत टाइम लगेगा। इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात है, एक ही पार्टी है जो हिंदुस्तान को इस वक्त जोड़ कर रख सकती है, जिनके पास संगठन भी है, जिनके पास आइडियोलॉजी भी है, जिनके पास लीडर भी है। फैलने दीजिए, अगर जमहूरियत है, अगर आप उसे अपनाते, मुझे क्या हर्ज है भाई, जमहूरियत है। बट मैं अपनी आइडियोलॉजी तो आपको बताऊंगा ना, ये भी तो मेरा हक है ना। मैं समझता हूं कि कांग्रेस से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है इस वक्त तक हिंदुस्तान को जोड़ने का। जब तक कांग्रेस जिन सिद्धांतों पर काम कर रही है, जिस सेकुलरिज्म को लेकर वो आज भी खड़ी है, राहुल गांधी जी का क्लियर कट मैसेज है कि हम 20 साल के बाद प्रधानमंत्री बने, कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस लौट कर आएगी, लेकिन अपने सिद्धांतों पर लौट कर आएगी, अपने उसूलों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर। यही कांग्रेस आइडियोलॉजी है। कांग्रेस भी चाहती हिंदुत्व पिच पर चली जाती और वोट लेती। कांग्रेस चाहती आपको और मुझे आपस में लड़ाकर वोट लेती। लेकिन सीधा मैसेज है राहुल गांधी जी का कि नो सच कॉन्फ्लिक्ट इन नेशन, वी वांट अ नेशन विद ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी। हम नहीं वो नेशन चाहते जिसमें नफरतें हों, लड़ाइयां हों, झगड़े हों, मंदिर मस्जिद के फसादात हों। हम सुनीता विलियम अगर हिंदुस्तान में होती तो मुझे लगता है कि मोदी जी आज उससे कहते कि जाओ औरंगजेब की कब्र खोद। वो कहां पहुंच गई? 9 महीने के बाद एलॉन मस्क कहते हैं मैं उनको वापस लौटकर लाऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा मैं। अगर हिंदुस्तान में डिबेट होता तो कहते कि उन्होंने वहां पर भी नफरत की ही बात करते वो। तो आप जो मुल्क को जहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुल्क हमारा मुल्क नहीं है। इसमें गोडसे एक तरफ है जो गांधी को गोली मारता है, आतंकवादी हो जाता है, बापू की हत्या की, आप उसके पुजारी हैं, आप उसको बोलते हैं कि ये हमारा आइडियल है।
हम तो नहीं मानते, हम तो कहते हैं गांधी हमारा आइडियल है। जिसको ट्रेन से फेंका और कहा कि उसी वक्त कसम खाई कि जिस इन्होंने मुझे ट्रेन से फेंका मैं इनको अपने देश से बाहर फेंक दूंगा, और फेंक दिया बाहर। उन्होंने तो नफरत नहीं आम की ना, उन्होंने हिंदू मुसलमान के भाईचारे की तब भी बात की, उन्होंने लाठी से अंग्रेजों को भगाया। और आप आज मस्जिदों पे चढ़ के आपके लोग बेहुरमती करते हैं मस्जिदों की। हाँ, तो ये सारा है, ये हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें सब लोग मिलकर सुनीता विलियम्स जैसे लोगों को सपोर्ट करें और वो स्पेस पर जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो ये जो हिंदुस्तान है ये हमें चाहिए। नफरतों वाला हिंदुस्तान ना हमें चाहिए था कल, ना हमें चाहिए आज, और ना आने वाले कल में। सियासत चलती रहेगी, आपकी और मेरी सियासत से मेरा मुल्क जो है खराब ना हो बल्कि आबाद हो, वो सियासत करनी है। मोदी जी तो नहीं रहेंगे ना यही हमेशा के लिए, लेकिन जो वो बीज बोकर चले जाएंगे वो बीज हमारे लिए सही फल वाले पेड़ नहीं तैयार कर सकता है। तो नफरतों के बीज बोना बंद करें, मोहब्बत के फूल उगाएं जिसमें खुशबू भी होगी, जिसमें ठंडी हवाएं भी आएंगी, और इस तरह से मेरा मुल्क आगे भी बढ़ेगा। आज हम कहां पर खड़े, टैरिफ पर कोई बात नहीं कर रहे। चाइना कैसे आगे बढ़ा हिंदुस्तान से, इस पर कभी कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कोई मीटिंग हुई, इस पर कोई बात हुई? देश के युवा के सामने कभी इस तरह की बातें की कि भाई हमने इनको कैसे आगे पीछे रखना है? चाइना हमसे कितना आगे बढ़ रहा है, क्यों? इसी एशिया का वो मुल्क है, इसी एशिया में हम भी रहते हैं, हम चाइना से ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन क्यों हमारी हुकूमतों की ज्यादा एनर्जी जो है जाया कहां पर होती है? नफरतों में, आपसी फसादात में। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये फसादात बंद हो, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ बोर्ड बिल पर फटकार मिली मोदी सरकार को, अब तो समझ लेना चाहिए कि इस तरह का भला कोई नहीं चाहता आपसे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जफरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की